रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मॉडल टाउन सान्या की जेआईटी के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है। ये लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने 7 रुकनी बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, जिसने आज इस केस के ऊपर समाअत की है। बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने फरमाई और उनके साथ जो 7 रुकनी बेंच में बाकी मोअज़्ज़ज़ मेंबरान मौजूद थे, उसमें जस्टिस आलिया नीलम साहिबा थी, जस्टिस मलिक शहजाद साहब थे, जस्टिस असजद गुराल साहब थे, जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब थे, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब थे और जस्टिस सरफराज डोगर साहब थे। ये 7 रुकनी बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का। चीफ जस्टिस साहब का जो कमरा है, कमरा अदालत, उसके अंदर इस केस की समाअत हुई है और बड़ी अहम समाअत थी आज की और बड़ी अहम डेवलपमेंट भी हुई है इसके अंदर। और साथ इसमें बड़ी जो मेन आपके साथ मैं इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इस केस के अंदर रिस्पोंडेंट बनाया गया था, ये एक इंस्पेक्टर हैं पुलिस के, क्योंकि जो मॉडल टाउन केस है ये जहाँ उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ केस था, शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज के और राना सनाउल्लाह के और जो बाकी साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, चौधरी निसार और ये वज़रा थे। और फिर जो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी था, जो पर्सनल सेक्रेटरी था वज़ीर आला का, तौकीर शाह, गुल्लू भट्ट और जो मुश्ताक सुखेरा आईजी था, उमर विरक और बाकी 124 तकरीबन 124 मुल्ज़मान थे इस सारे केस के अंदर। और ये जो जेआईटी है जिसको चैलेंज किया गया था, ये दूसरी जेआईटी है। पहली जेआईटी वो थी जो पंजाब हुकूमत ने ख़ुद बनाई थी, जिसके ऊपर एतराज़ आया था। एतराज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त फ़ाइल की जाती है। बिस्मा अमजद जो उस मज़लूम औरत की बेटी है, मासूम छोटी बेटी है जो शहीद हुई थी 17 जून को मॉडल टाउन सान्या में, उनकी बेटी ने जस्टिस साकिब निसार को दरख्वास्त दी थी। जस्टिस साकिब निसार साहब ने, जो चीफ जस्टिस थे तब सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने पंजाब हुकूमत को, जब इमरान खान की हुकूमत आ चुकी थी, पंजाब हुकूमत को जवाब तलब किया। पंजाब हुकूमत ने अदालत में आकर जवाब सबमिट करवा दिया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है और पंजाब हुकूमत जेआईटी अगर अदालत हुक्म करेगी तो पंजाब हुकूमत नई जेआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर देगी। इस तरीके से दिसंबर 2018 में नई जेआईटी बना दी जाती है पंजाब हुकूमत की तरफ से और बड़ा कमज़ोर ऑर्डर होता है चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से। वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और वो पंजाब हुकूमत के खाते में डाल देते हैं। अपने ऑर्डर में कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखते कि जिसकी बुनियाद पर उस जेआईटी के बैक पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता। ऐसा कुछ नहीं था, सिंपली उस दरख्वास्त को दाखिल दफ्तर कर दिया गया और दिसंबर 2018 में जेआईटी बनाई जाती है। उस जेआईटी का जो सरबराह था वो एडी ख्वाजा था, जो उस वक्त डीजी था मोटरवेज़, डीआईजी मोटरवेज़ था, सॉरी आईजी था मोटरवेज़ का। एडी ख्वाजा साहब वो इस जेआईटी के सरबराह थे। उनके साथ एक आईएसआई का नुमाइंदा था लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अतीको ज़मान। इसी तरीके से एमआई का नुमाइंदा था लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मिर्ज़ा। आईबी का जो नुमाइंदा था मोहम्मद अहमद कमाल। डीआईजी हेडक्वार्टर्स पुलिस गिलगित बल्तिस्तान कमर रज़ा। ये 5 रुकनी ये जेआईटी टीम थी। इन्होंने दिसंबर से लेकर मार्च तक अपना 90% काम मुकम्मल कर लिया था और उस वक्त एहतसाब अदालत से इजाज़त लेकर नवाज़ शरीफ से कोट लखपत जेल में 3 घंटे पूछ गुछ की, उनसे स्टेटमेंट ली, शहबाज शरीफ से स्टेटमेंट ली, राना सनाउल्लाह से स्टेटमेंट ली, बाकी जो अफसरान हैं उनसे स्टेटमेंट ली। उस वक्त जो 16 जून को राना सनाउल्लाह की सरबराही में इस पूरे ऑपरेशन की मीटिंग हुई थी, उसका रिकॉर्ड वहाँ से हासिल किया। जो ऑफिशियल इदारे थे, पुलिस का रिकॉर्ड कि पुलिस को किसने इजाज़त दी थी, पुलिस को किसने हुक्म दिया था, किसकी इजाज़त पर गोली चलाई गई थी, वो सारा का सारा रिकॉर्ड जब जमा कर लिया तो 19 मार्च 2019 को तकरीबन ये 4 माह के बाद उस नोटिफिकेशन को, दिसंबर 2018 के नोटिफिकेशन को, जेआईटी बनाए जाने के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाता है लाहौर हाई कोर्ट में। एक इंस्पेक्टर है पुलिस का जो मुल्ज़म था उस केस के अंदर, वो पिटिशनर बनता है, वो जाकर दरख्वास्त देता है, उसके ऊपर सेम डे 3 रुकनी बेंच बन जाता है। यही चीफ जस्टिस साहब उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, जस्टिस कासिम खान के सरबराही में ये 3 रुकनी
बेंच होता है, उसमें 7 जस्टिस आलिया नीलम साहबा जो इस वक्त भी मेंबर हैं और जस्टिस मलिक शहजाद साहब जो इस वक्त मेंबर हैं। ये 3 रुकनी बेंच होता है। ये एडवोकेट जनरल को नोटिस नहीं जाते, हालांकि क्योंकि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ स्टे होना था, गवर्नमेंट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ स्टे होना था और उसके लिए नोटिस ज़रूरी हैं। जैसे सिंध हाई कोर्ट ने किया है कि जो चीनी कमीशन के रिपोर्ट के ख़िलाफ़ बग़ैर वफाक को नोटिस किए या उनको सुने स्टे दे दिया था। इसी तरीके से जो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच था, इन्होंने सेम डे में अचानक ही ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है और उसके बाद इसके ऊपर समाअत होती है। जब इसको सस्पेंड किया जाता है तो उस वक्त जो एडवोकेट जनरल थे पंजाब के अहमद अवैस साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो अदालत में हाज़िर होते हैं। वो अदालत से गिला करते हैं कि जनाब हमें ना नोटिस किए गए हैं, हमें बुला लिया जाता और हमें सुन के उसके बाद इसको सस्पेंड किया जाता, जिसके ऊपर जस्टिस आलिया नीलम साहबा और जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने उनको शोकस जारी किया। शोकस जारी के बाद क्योंकि उन्होंने मुआफ़ी नहीं मांगी थी, उनको अपने ओहदे से जाना पड़ा और वो रिज़ाइन कर गए थे एडवोकेट जनरल के ओहदे से। उसके बाद फिर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है जो ये इंटरम रिलीफ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट 3 दिन के लिए लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को मुअत्तल करती है। 3 दिन के बाद जब फाइनल समाअत होती है तो हाई कोर्ट का फ़ैसला बहाल हो जाता है और 3 माह का टाइम दिया जाता है। ये फरवरी 2020 में 3 महीनों का लाहौर हाई कोर्ट को टाइम दिया जाता है कि 3 माह के अंदर अंदर JIT के जो केस है या जो दरख्वास्त है, जो पिटीशन है, उसको डिसाइड किया जाए। वो डिसाइड नहीं होती और आज पहली दफ़ा पहले बेंच बना था, समाअत नहीं हुई थी और आज 3 जुलाई को वो फरवरी 2020 का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कि 3 माह में डिसाइड करें, उस फैसले के बाद उसकी डायरेक्शन में और उस पर अमल दरामद करते हुए आज 3 जुलाई को पहली दफ़ा इस केस के ऊपर समाअत हुई है। एडवोकेट जनरल पंजाबी अदालत में मौजूद थे, पिटिशनर्स के वकला भी मौजूद थे, शरीफ ख़ानदान और मुश्ताक सुखेरा, गुल्लू भट्ट और सारे जो मुलजमान हैं इनके अलग अलग वकला मौजूद थे अदालत में। कुछ पिटिशनर्स को जाहिद बुखारी एडवोकेट साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो आज अदालत में मौजूद नहीं थे, उनकी तरफ से एडजर्नमेंट आ गई थी और उसके अंदर ये मौक़िफ़ लिया गया था कि वो उनको कोरोना वायरस हुआ और वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। इसके अलावा जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स थे, पाकिस्तान अवामी तहरीक जो इस केस की कंप्लेनेंट है, मुद्दई है, उनका पूरा पैनल अदालत में मौजूद था। अदालत ने इस्तफसार किया कि इस केस की नोयत क्या है इस वक्त और कितने रिस्पोंडेंट्स की तरफ से जवाब सबमिट हो गया है। उसमें अदालत ने मुख्तलिफ़ लोगों से जो मुख्तलिफ़ सरकारी लोग थे और मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स थे उनसे रिटन रिप्लाई मांगा था, रिटन कमेंट्स मांगे थे। उनमें से कुछ ऑफिसर्स की तरफ से रिटन रिप्लाई जमा नहीं करवाया गया था, जिसकी बुनियाद पर अदालत बरहम भी हुई और अदालत ने कहा कि उन ऑफिसर्स को आखिरी मौका दिया जाता है। अगर उन्होंने जल्द अज जल्द वो जो रिप्लाई है या कमेंट्स हैं या रिपोर्ट है वो अदालत में सबमिट न करवाई तो अदालत उनके ख़िलाफ़ सख्त तादीबी कार्रवाई करेगी उन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़। साथ अदालत ने पिटिशनर्स को कहा कि आपके केस में आपकी प्ली क्या है, तो उन्होंने कहा जनाब कि जो नोटिफिकेशन बनाया जाता है, जो काम होता है, जो सबसे अहम काम था जो JIT बनाई जाती है वो कानून के मुताबिक नहीं है। जो नोटिफिकेशन बनाया जाता है वो कानून के मुताबिक नहीं है, जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो अदालत ने इस्तफसार किया कि आप इतना अरसा क्यों खामोश रहे। 4 महीने तक वो JIT काम करती रही और वो JIT काम करते करते जब वो अपना काम कंप्लीट करने वाली थी तो उस वक्त आपने इसको चैलेंज किया है, उसकी वजह क्या है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जनाब उसकी वजह भी हम अदालत को बताएंगे। और साथ ये जो क्वेश्चन है, 2 बड़े क्वेश्चन थे आज की समाअत में जो ऑनरेबल बेंच की तरफ से उठाए गए हैं और ऑनरेबल बेंच ने कहा है पिटिशनर्स को कि आपने पहले हमें इन 2 सवालों का जवाब देना है। अगर इन 2 सवालों के ऊपर आप सेटिस्फाई कर सकेंगे तो उसके बाद आगे सुना जाएगा, नहीं तो हम केस को यहीं पे डिसाइड कर देंगे। वो 2 सवाल क्या हैं कि दिसंबर 2018 में इस केस को इस JIT को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी किया जाता है और आप 19 मार्च को उसको चैलेंज कर रहे हैं। इतना अरसा आप कहाँ थे? JIT काम करती रही है, JIT सारे मुलजमान को जो मरकज़ी मुलजमान हैं उनके बयानात कलम बंद करती रही है। आप कहाँ थे इतना अरसा? उस डिले का अदालत को जवाब दें कि वो डिले आपने
क्यों किया है? क्या आपके माइंड में कोई मैला फाइल ली थी और आपने इतनी मेहनत करवाई, हुकूमत की मेहनत हुई, हुकूमत के अखराजात हुए, पाकिस्तान के ख़जाने के पैसे लगे, और जब वो JIT कंप्लीट काम होने लगा तो उसके बाद आपने इसको चैलेंज किया? एक इसका जवाब दिया जाए। और दूसरा ये कि जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया कि आप इस पर जवाब दें। पंजाब हुकूमत ने वो जवाब दे दिया और पंजाब हुकूमत ने अपनी कंसेंट ज़ाहिर कर दी और पंजाब हुकूमत ने कहा कि हम JIT बनाने को तैयार हैं। और ये जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स थे, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे? क्या जो इस वक्त पिटिशनर्स हैं, जो मुल्ज़मान थे, क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ये JIT नहीं बननी चाहिए? जिसका जवाब दिया गया कि बिल्कुल पिटिशनर्स की तरफ से वकला पेश हुए थे जिन्होंने अदालत को ये कहा था, चीफ जस्टिस हाकिम निसार को ये कहा था कि इस स्टेज के ऊपर JIT नहीं बन सकती। चलान सबमिट हो गया है, एविडेंस शुरू हो गई है, जिरा शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पर एविडेंस इस स्टेज के ऊपर नई JIT कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। अदालत ने कहा, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या मौक़िफ़ था, जिसके ऊपर ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि मेरिट के ऊपर इस केस को नहीं सुना, पिटिशनर्स जो थे, जो मुद्दई हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक और बिस्मा अमजद, उनकी तरफ से दरख्वास्त थी कि नई JIT बनाई जाए। अदालत ने जवाब तलब कर लिया पंजाब हुकूमत से। पंजाब हुकूमत ने कह दिया कि हम JIT बनाने को तैयार हैं। जो साहिल चाहता था मसूल अलैह वो करके देने को तैयार था, इसलिए अदालत ने कहा कि साहिल ये चाहता था, मसूल अलैह ने ये किया है, मसूल अलैह ने ये किया है, और उसके बाद उस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया था। उसके बावजूद जो ऑनरेबल बेंचेस ने सवाल उठाया कि क्या JIT के हवाले से जो कंसेंट है पंजाब हुकूमत की, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नहीं आई? जिसका जवाब यह आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि पंजाब हुकूमत नई JIT बना रही है। तो अगर उसमें कोई इलीगैलिटी थी, अगर वो नई JIT नहीं बन सकती थी और अगर वो JIT बनाना गैर कानूनी था, तो क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर को रिव्यू की दरख्वास्त दी है? क्या आपने नज़रसानी की दरख्वास्त दी है? क्या आपने उस ऑर्डर को चैलेंज किया है? और अगर आपने उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया तो क्या वो ऑर्डर फाइनलिटी अटेन नहीं कर गया? और उसके बाद आप यहाँ कैसे आ गए हैं? जिसका जवाब दिया गया पिटिशनर्स की तरफ से कि जनाब, हम JIT के सवाल को चैलेंज नहीं कर रहे। JIT को बनाने का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, जिस तरीके से मेंबरान को सिलेक्ट किया गया है, हमारा उसके ऊपर एतराज़ है और उस वजह से हम अदालत में आए हैं। तो अदालत ने कहा कि आपको ये इस सवाल का जवाब ज़रूर देना पड़ेगा कि जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में डिस्पोज ऑफ हुआ है, उसके बाद आप दोबारा उसको हाई कोर्ट में कैसे लेके आ सकते हैं, और दूसरा आपने इतना डिले क्यों किया है? ये दो सवाल हैं, इनका आप पहले जवाब देंगे और उसके बाद फिर हम केस को आगे सुनेंगे। अदालत ने साथ इस्तफसार किया कि अभी छुट्टियां हो गई हैं और हम चाहते हैं कि इस केस को अभी ऑनरेबल जो जजेज़ हैं, क्योंकि छुट्टियों में थोड़ा बेंच अदालत में मौजूद होता है, कम जजेज़ होते हैं और चंद बेंचेस काम कर रहे होते हैं, इसलिए साथ के साथ ऑनरेबल जजेस का अदालत में एक ही दिन आना पॉसिबल नहीं है छुट्टियों के दिनों में। इसलिए अदालत ने इस केस को मुलतवी कर दिया है 9 सितंबर तक। अब 9 सितंबर को इसके ऊपर समाअत होगी। मैं ये उम्मीद लेकर गया था कि जिस तरीके से ये 7 रुकनी बेंच बना है, तो ये बिल्कुल वैसे ही केस को चलाया जाएगा जैसे किसी और अहम केस को, जैसे हमने काजी फैज़ ईसा साहब के केस को देखा कि डे टू डे हेयरिंग होती है और उसके बाद इस केस को सुना जाता, और बजाय इसके कि 9 सितंबर तक इस केस को, जो इतना अहम केस है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि 3 माह के अंदर अंदर इसको डिसाइड किया जाए, वो डायरेक्शन किधर गई, वो सारे मामलात किधर गए, ये सारे के सारे जवाबात देने से मैं कासिर हूँ। मैं उम्मीद करके गया था कि आज इस केस में ये फ़ैसला भी होगा कि ये जब तक इसका फ़ाइनल डिसीजन नहीं आता, डे टू डे हेयरिंग होगी, क्योंकि जब तक JIT का फ़ैसला नहीं होगा, मेन जो मॉडल टाउन का केस है वो रुका रहेगा, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उसके ऊपर मज़ीद प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ से JIT की रिपोर्ट, अगर JIT को काम करने दिया जाता है तो ये जो JIT की रिपोर्ट होगी, ये बतौर जो सप्लीमेंट्री चलान के पेश होगी, ये दोबारा एक ज़िमनी चलान पेश होगा और उस ज़िमनी चलान में इसको सफ़े मिसल पे लाया जाएगा और दोबारा से एविडेंस होगी, और फिर वो जो केस है वो अपने मंतकी इंजाम तक जाएगा, और वो JIT की जो रिपोर्ट है वो भी अदालत में मौजूद है, जो उन्होंने काम जितना
किया है वो भी ऑनरेबल बेंच के नॉलेज में है, और उन्होंने उस केस को और उस रिपोर्ट को जो तब अब तक उन्होंने तैयार की थी वो भी उन्होंने स्टडी की है। अब देखते हैं, उम्मीद अच्छी की जा सकती है, और उम्मीद ये है कि अल्लाह करेगा कि ये बेंच टूटेगा नहीं और मज़ीद एडजर्मेंट नहीं होंगी, मज़ीद पिटिशनर साइड से कोई बहाना नहीं किया जाएगा, मुख्तलिफ दरख्वास्तें नहीं आएंगी, और ये केस सितंबर में, अगर 9 सितंबर से इसके ऊपर समाअत होती है तो ये डे टू डे समाअत होगी, और ये केस जल्द अज जल्द इसके ऊपर फ़ैसला होगा, और अच्छा फ़ैसला होगा, कौम की उम्मीदों के मुताबिक फ़ैसला होगा, मज़लूमों को इंसाफ मिलेगा, और ज़ालिमों को जिन्होंने जुल्म किया है उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।